देखिए, जो फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये फुकुशिमा जापान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के तोहोकू रीजन में लोकेटेड था। 11 मार्च 2011 2:46 PM जापान के तोहोकू रीजन में एक अर्थक्वेक आता है और ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं होता। ये वर्ल्ड का 4th और जापान का अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक होता है, 9.1 मैग्नीट्यूड का। और ये जो अर्थक्वेक था, ये अंडर सी अर्थक्वेक था जिसने सी बेड्स में एक मूवमेंट डेवलप करी और इसी मूवमेंट की वजह से सुनामी क्रिएट हुई। ये फुकुशिमा पावर प्लांट है और इसके 180 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसका एपिसेंटर था। अब शाम के 3:27 पर अर्थक्वेक के करीबन 40 मिनट बाद सुनामी दाइची पावर प्लांट पहुंच जाती है। देखिए, फुकुशिमा पावर प्लांट था, ये ओशन से कनेक्ट होने के कारण इसके सी साइड पे सुनामी बैरियर सी वॉल्स थी और ये मैक्सिमम 5.5 मीटर तक की सुनामी वेव से प्रोटेक्ट करने के हिसाब से डिज़ाइन थी। लेकिन द ग्रेट ईस्टर्न जापान सुनामी, ये उस सुनामी का नेम था। इस सुनामी की फर्स्ट वेव 4 से 5 मीटर तक की थी और करीबन 10 मिनट बाद सुनामी की सेकंड वेव आती है और इसकी हाइट 14 से 15 मीटर तक पहुंच जाती है और ये वेव पावर प्लांट को हिट करती है और रिएक्टर, टरबाइन, सर्विस बिल्डिंग हर तरफ सी वाटर आ जाता है। देखिए, वेव स्टक होने से रिएक्टर पावर कट ऑफ की वजह से कुछ ही सेकंड के अंदर शट डाउन हो जाते हैं और प्लांट्स के जितने भी जनरल ऑपरेशन और मेन वाटर कूलिंग सिस्टम था वो बंद पड़ जाता है और यही सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग समझते हैं। यह है न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसमें कई रिएक्टर्स होते हैं। जैसे दाइची के अंदर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर थे और इन रिएक्टर में होती है स्पेंट फ्यूल रोड्स और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिएक्टर का। ये रोड्स यूरेनियम 238 और 235 जैसे एक्टिनाइड से मिलकर बनी होती है, जिनके अंदर लगातार चेन रिएक्शंस होती रहती है और इन रिएक्शन में इन रोड का टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये स्पेंट फ्यूल रोड्स को वाटर जिसे कूलेंट की तरह यूज करते हैं उनके अंदर रखा जाता है और ये वाटर रिएक्टर के अंदर कंटिन्यूस इन एंड आउट होता रहना चाहिए। और अब पावर फेलियर की वजह से ये कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था, लेकिन पावर प्लांट में ऐसी इमरजेंसी के लिए बैकअप जनरेटर्स होते हैं और फुकुशिमा प्लांट्स के अंदर भी ऐसे 13 डीजल पावर जनरेटर्स थे, लेकिन 13 में से 12 बेसमेंट में लोकेटेड थे और सुनामी की वजह से सारे के सारे जनरेटर्स फेल हो जाते हैं। अब शाम 7:03 पर जापान की गवर्नमेंट इस डिजास्टर को न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है और प्लांट के 2 किलोमीटर के राउंड एरिया को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर्स दे देती है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि फुकुशिमा दाइची प्लांट के अंदर टोटल 6 रिएक्टर्स थे, जिनके अंदर से 3 रिएक्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल ऑपरेशंस में थे और बाकी के 3 रिएक्टर शटडाउन थे। तो अभी यूनिट 1 की बात करते हैं। पावर लॉस की वजह से जो शिफ्ट टीम थी वो प्लांट्स के पैरामीटर्स को मॉनिटर नहीं कर पा रही थी और केवल कुछ ही इमरजेंसी लाइट्स थी जो कि ऑन थी। फिर किसी तरह रिएक्टर वाटर लेवल इंडिकेटर एक्टिवेट हो जाता है और इंजीनियर्स टीम ये देख के शॉक हो जाती है कि रिएक्टर 1 के अंदर वाटर लेवल केवल 2530 mm अबव था टॉप एक्टिव फ्यूल के, यानी कि फ्यूल लॉट्स के केवल 2.5 मीटर ही ऊपर था और इसमें भी 2.6 मीटर पर आवर की रेट से वाटर लॉस हो रहा था। और अगर ये फुकुशिमा प्लांट्स के रिएक्टर मेल्ट डाउन हो जाते हैं तो चेर्नोबिल डिजास्टर में जितना रेडिएशन स्कैटर हुआ उससे 10 टाइम्स ज़्यादा स्कैटर होएगा। अब रिएक्टर्स में वाटर इंजेक्ट करने के केवल 2 ही ऑप्शन थे। पहला था कि SLC या CRD जैसे सिस्टम्स को यूज़ करना, लेकिन इन सिस्टम्स को यूज़ करने के लिए AC पावर रिक्वायर था। और आपको पता होगा कि जापान के अंदर कितने अर्थक्वेक्स आते हैं और ऐसा ही एक अर्थक्वेक आया था 2007 के अंदर, निगात्सा चेत्सुओकी अर्थक्वेक। और इसी अर्थक्वेक के बाद फायर सप्रेशन मेजर्स में फायर इंजन्स को कई न्यूक्लियर स्टेशंस में डिप्लॉय किया गया और ऐसे ही फायर इंजन्स और DDFP को रिएक्टर्स के अंदर वाटर इंजेक्ट करने के लिए यूज़ में लाना था। 8:50 PM DDFP को कोर स्पेस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई नहीं थी और उन्हें कई इंडिकेटर्स की ज़रूरत थी। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, स्टेशन पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की बैटरीज ले आते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं। उनका ये प्लान काम भी कर जाता है और कई DC ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑन हो जाते हैं। फिर 3:45 पर सर्वे टीम को यूनिट 1 के प्राइमरी कंटेनमेंट वेसल में लास्ट ऑडिट से प्रेशर डिक्रीज मिला, जबकि वहाँ किसी भी तरीके का वेंट पाथ क्रिएट ही नहीं किया गया। लेकिन उस समय इस प्रेशर डिक्रीज पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया और आगे चल के यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात बनने वाली थी। अब 5:44 पर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया जिसके अंदर इवैक्यूएशन जोन को 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर बढ़ा दिया और इसी बीच 7:11 पर जैपनीज PM साइट विजिट करते हैं और 8:04 को साइट लीव कर देते हैं। दोपहर 3:30 बजे 6.9 किलोवाट की पावर सप्लाई मोबाइल पावर व्हीकल के थ्रू यूनिट 1 और सेकंड में सप्लाई करी जाती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके 6 मिनट बाद ही 3:36 पे यूनिट 1 के अंदर एक एक्सप्लोजन होता है। रिएक्टर बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। इस एक्सप्लोजन का कोई कंफर्म रीजन तो पता नहीं चल पाया, पर ये हाइड्रोजन गैस के लीक के कारण हो सकता है।
जो कि प्राइमरी कंटेनमेंट वेसल के थ्रू रिएक्टर बिल्डिंग में लीक कर गई और इसी वजह से पीसीबी में प्रेशर डिक्लाइन देखने को मिला था। इस एक्सप्लोजन से कोई डेथ तो नहीं हुई, लेकिन कई वर्कर्स को इंजरीज हुई। साथ ही पावर सप्लाई जो कि 6 मिनट पहले ही कनेक्ट करी थी वो भी ब्रेक हो गई और रेडिएशन लेवल काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होने लगा। इसलिए गवर्नमेंट ने फिर से इवैक्यूएशन जोन को बढ़ाकर 20 किलोमीटर्स कर दिया। 14 मार्च रिएक्टर में एक्सप्लोजन की वजह से वाटर इंजेक्शन का प्रोसेस ब्रेक ऑफ हो गया। अब रिएक्टर 3 के कंटेनमेंट वेसल का प्रेशर लगातार इंक्रीज हो रहा था और ड्राई वेल का प्रेशर बढ़ के 5.2 बार तक पहुंच गया। इसलिए साइट सुपरिटेंडेंट मसाओ योशिदा ने सभी वर्कर्स को साइट इवैक्यूएट करने के ऑर्डर्स दे दिए और ये डिसीजन आगे चल के बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि 11/1 पे फुकुशिमा पावर प्लांट में एक और एक्सप्लोजन हुआ और इस बार रिएक्टर 3 के अपर पार्ट में हुआ था, लेकिन इवैक्यूएशन के ऑर्डर की वजह से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। ये न्यूक्लियर इंसिडेंट जापान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला सकता था, इसलिए केवल जापानीज गवर्नमेंट ही नहीं कई कंट्रीज ने अपना सपोर्ट दिखाया। उन्होंने कई इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कराए जापान को और उन्हीं में से यूएसए ने अपने एनआरसी यानी न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के 11 स्टाफ की टीम भेजी फुकुशिमा में टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट। फिर 6:14 AM पे एक और एक्सप्लोजन होता है और इस बार रिएक्टर 2 में ब्लास्ट हुआ था। रिएक्टर 2 में ब्लास्ट हुआ ही था, इतने देर में रिएक्टर 4 के अपर पार्ट अराउंड 4th फ्लोर पर भी एक और एक्सप्लोजन होता है। फिर साइट सुपरिटेंडेंट मॉनिटरिंग और एनर्जी रेस्टोरेशन के पर्सनल्स को छोड़ के अप्रॉक्स बाकी के 650 लोगों को साइट इवैक्यूएट्स करने के ऑर्डर्स दे देते हैं। और जब इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर के पर्सनल्स रिएक्टर बिल्डिंग 4 में एंटर हुए तब उनके डोसीमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक्सटर्नल रेडिएशन मेजर कर सकते हैं, इस पर मैक्सिमम रीडिंग 1000 मिलीसीवर्ट्स पर आवर की शो होने लगी। 1000 मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन कितना होता है अगर समझे तो एक एवरेज मैन अराउंड 2 to 3 मिलीसीवर्ट्स रेडिएशन से एक्सपोज होता है पर ईयर और 1000 मिलीसीवर्ट्स पर आवर का मतलब है 300 ईयर्स की नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन से एक्सपोज होना इन जस्ट 1 आवर। तो वो पर्सनल तुरंत उस बिल्डिंग से रिटर्न हो जाते हैं। 17 मार्च अब तक रिएक्टर्स में वाटर इंजेक्शन के लिए कोई खास प्लान एग्जीक्यूट नहीं किए थे। फिर जापानीज पीएम नाओतो कान डेस्परेशन में फ्यूल रॉड्स के अंदर एयरक्राफ्ट के थ्रू वाटर डंप करने के ऑर्डर्स दे देते हैं। फिर इस मिशन में जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के CH-47 चीनूक एयरक्राफ्ट को यूज़ किया। इन एयरक्राफ्ट को 300 फीट की हाइट से वाटर डंप करना था। फिर 9:48 AM पे एक हेलीकॉप्टर वेस्ट से फ्लाई करके फर्स्ट लोड को रिएक्टर 3 के अंदर डंप करता है और इसी तरह 4 बार वाटर डंप किया जाता है और हर डंप में अप्रॉक्स 7.5 टन ऑफ सी वाटर था, लेकिन रिएक्टर्स के रेडिएशन लेवल में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। अब 7:05 PM फॉर्मर जापानीज डिफेंस मिनिस्टर तोशिमी किताजावा अनाउंस करते हैं कि 11 स्पेशल वाटर स्प्रेइंग ट्रक्स लाए गए हैं अलग अलग मिलिट्री बेसिस से और फिर इन ट्रक्स से रिएक्टर्स में वाटर इंजेक्शन स्टार्ट किया गया और फिर पूरे मार्च में वाटर कैनन और फायर ट्रक्स के थ्रू रिएक्टर्स में वाटर इंजेक्शन चलता रहा और अब कंडीशन इंप्रूव होने लगी थी। 24 मार्च को यूनिट 1 और 2 और 26 मार्च को यूनिट 3 के MCR में लाइटिंग रिस्टोर कर दी गई और अब लाइट पावर रिस्टोर होने के बाद सारे रिएक्टर कंट्रोल में थे। देखिए जितना बड़ा ये पूरा इंसिडेंट था उसी हिसाब से इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलने वाले थे। इस सुनामी और अर्थक्वेक की वजह से 19,800 लोगों की डेथ हुई और करीबन 2500 लोग मिसिंग हुए और 2,28,000 लोगों को रिलोकेशन करना पड़ा। IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जापान को 200 to 300 बिलियन US का डैमेज हुआ और जापानीज पीएम नाओतो कान के ऊपर इस क्राइसिस को ठीक से मैनेज नहीं करने के कई एलिगेशन लगाए गए, इसलिए उन्हें पीएम पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। पर अभी भी सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। जिन रिएक्टर्स को कूल करने के लिए वाटर इंसर्ट किया गया उन्हें साइट पे ही इन टैंक्स के अंदर स्टोर करके रखा जाने लगा, क्योंकि ये वाटर कोरियम और अदर डिब्रीज से मिक्स होकर रेडियो एक्टिव बन गया था और डेली अप्रोक्स 130 मीटर क्यूब टू 150 मीटर क्यूब कंटेमिनेटेड वाटर डेली क्रिएट हो रहा था और इस कंटेमिनेटेड वाटर को टैंक्स में स्टोर करके रखना एक लॉन्ग टर्म वायबल सॉल्यूशन नहीं था। इसलिए टैप को इस वाटर को ट्रीट करके ओशन में अगस्त 2023 से रिलीज कर रहा है। देखिए इस इंसिडेंट का मेन पेन पॉइंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर है और 2018 में जापानीज गवर्नमेंट ने बताया कि एक फुकुशिमा दाइची वर्कर की डेथ हुई है ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर। और 10 साल बाद UN ने 2021 में एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसमें फुकुशिमा रेसिडेंट की हेल्थ में कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिले जो कि डायरेक्टली लिंक हो रेडिएशन एक्सपोजर के इफेक्ट से। इस इंसिडेंट का सबसे ज्यादा इफेक्ट फुकुशिमा के रेसिडेंट्स के ऊपर आया है, इसलिए उन्हें कई तरीके का कंपनसेशन दिया गया और ऐसे ही कई कारणों की वजह से इस इंसिडेंट ने जापान की हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर ऐड कर दिया है।